तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसी के लिए आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप ही का प्यार है, आप ही की सपोर्ट है। तो इसी तरीके से हमारे सब्सक्राइबर्स को अब आपके हाथ में है 10,000 तक ले जाना, फिर उसके बाद में 10 लाख तक ले जाना और मिलियंस में ले जाना। इसी तरीके से मिनी अटेम्प्ट के परिवार को बढ़ाते रहिए। तो बिना देर किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आज हम 5वीं क्लास अपनी करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स जैसे प्यूबर्टी, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ऐसी साइक्लिक चेंज है जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी किसी भी फीमेल में देखने को मिलती है। तो पहले हम मेंस्ट्रुएशन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी को हिंदी में हम किशोरावस्था कहते हैं। मीन्स कन्वर्ट चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फीमेल में चाइल्डहुड का एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाना, माने बच्चे से वयस्क में परिवर्तित हो जाना, यही कहलाता है प्यूबर्टी। या और हम इसको कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर जो कि 4th क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब फीमेल की वॉइस में चेंज आ जाना, एक्सिलरी हेयर्स का आ जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, या पेल्विस कैविटी का या पेल्विस का ब्रॉड हो जाना। तो ये सब आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो प्यूबर्टी को पहचानने के, अब बात आती है प्यूबर्टी को हम किसी फीमेल में कैसे पहचानें कि वो प्यूबर्टी के एज में आ गई है। तो प्यूबर्टी को पहचानने के 5 साइन हैं, 5 मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर हम प्यूबर्टी को पहचान सकते हैं। तो पहला है थैलार्की। पहला लक्षण है थैलार्की। सेकंड है एड्रीनार्की। तीसरा है प्यूबार्की। चौथा है इंक्रीज इन हाइट। और 5वां है मीनार्की। क्लियर? तो 5 साइन हैं जो प्यूबर्टी को दर्शाते हैं। पहला है थैलार्की, दूसरा है एडिनार्की, तीसरा है प्यूबार्की, चौथा है इंक्रीज इन हाइट एंड 5वां है मीनार्की। अब एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं कि इसके मतलब क्या है थैलार्की का। तो थैलार्की का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट मीन्स ब्रेस्ट बडिंग भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? ब्रेस्ट बडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट बडिंग या डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये थैलार्की है जो कि पहला साइन है किसी भी फीमेल के प्यूबर्टी एज में एंटर करते ही जो हमें दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड है एड्रीनार्की। जो एड्रीनार्की साइन है इसका मतलब होता है
डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट होना, जो कि सेकंड साइन है भाई। पहला साइन था थैलार्की, दूसरा साइन है एडिनार्की, जिसका मतलब है एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ। तीसरा है प्यूबार्की, प्यूबार्की मीन्स प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट। क्या? प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, जो कि कौन सा साइन है? तीसरा साइन है, ठीक है। उसके बाद में है इंक्रीज इन हाइट, नाम से क्लियर हो रहा है हाइट का बढ़ना। आपने देखा होगा कि बचपन में अगर आप किसी फीमेल से मिले हो या किसी बच्ची से मिले हो और जब वो एडल्ट एज में आ जाए, जब आप कुछ समय बाद उसको मिलने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ही जल्दी से उसकी हाइट इंक्रीज हो रखी होती है, बढ़ जाती है। मीनार्की, मीनार्की मीन्स होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुएशन का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एराइज होना, दिखना, उसी को हम कहते हैं मीनार्की। तो ये 5 साइन हैं जिनके आधार पर हम किसी भी फीमेल को कह सकते हैं कि वो प्यूबर्टी की एज में जा चुकी है। अब मन में सवाल उठता है कि प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? तो प्यूबर्टी की एज मेल में अलग मानी जाती है और फीमेल में अलग मानी जाती है। मेल के अंदर इसकी एज मानी जाती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मेल के अंदर ये मानी जाती है 12 से लेकर के 16 साल के बीच में, और फीमेल में मानी जाती है 10 से लेकर के 16 साल के बीच में, ठीक है। तो फीमेल में कितनी होती है? 10 to 16 ईयर ओल्ड। क्लियर? तो किसी किसी फीमेल में 10 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, किसी में 11 में, 12 में, 13 में, तो किसी भी ईयर में ये प्यूबर्टी आ सकती है। तो ये हमने देखा प्यूबर्टी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या लिखा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। और हाँ, इसको मेंस्ट्रुएशन को पढ़ने से पहले जो मैंने अभी आपको मेंस्ट्रुएशन के 5 साइन बताए हैं, इसको याद करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, बहुत ही आसान है, जिसे हम याद कर सकते हैं। टैप टू इंक्रीज हाइट, सॉरी, टैप टू इंक्रीज मेंसेस, टैप टू इंक्रीज मेंसेस, जिसमें से टी मीन्स होता है थैलार्की, ए मीन्स एडिनार्की, पी मीन्स प्यूबार्की, इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन हाइट, और मीनार्की मीन्स मेंसेस मीन्स मीनार्की, जो कि इसका 5वां साइन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, तो 5 साइन हमने देख लिए। किसके बारे में? प्यूबर्टी के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या इजीली आपको ये प्यूबर्टी के बारे में समझ में आया? तो चलिए, अगर आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करिए और लगातार लाइक करिए, जिससे हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। ठीक, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? सबसे पहले बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? इट इज ए फिजियोलॉजिकल साइक्लिक चेंज। क्या है ये? एक फिजियोलॉजिकल साइक्लिक चेंज है जो किसी भी फीमेल में देखने को मिलता है यूट्रस और ओवरी के अंदर। तो क्या है ये? एक फिजियोलॉजिकल साइक्लिक चेंज है जो कहाँ देखने को मिलता है? पहला देखने को मिलता है ओवरी में, और दूसरा ये देखने को मिलता है यूट्रस में। तो ये 2 जगह देखने को मिलता है, एक ओवरी में और एक यूट्रस में। कहाँ कहाँ? एक ओवरी में और एक यूट्रस में। ठीक है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मुख्यतः मेनली 2 मैनिफेस्टेशंस आते हैं, यानी 2 हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, या 2 काम होते हैं इसमें। पहला काम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि एग, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, वो मैच्योर होता है, और दूसरा काम होता है ओवा रिलीज होता है।
जिसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ओवा का रिलीज होना ही, माने ओवा का ओवरी से निकलना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ये अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दो काम हुए, एक ओवा मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर हुआ, और दूसरा काम हुआ ओवा ओवरी से रिलीज हो गया। ठीक है, फिर बात आती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका समय क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम है वो होता है 28 डेज। जो एग्जैक्ट टाइम है वो 28 डेज है, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वेरिएबल हो सकता है। तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 21 से 35 डे, माने 21 टू 35 डे तक भी ये वेरिएट हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट 28 डेज की होती है ये साइकिल, लेकिन 21 से लेकर के यानी 21 से लेकर के 35 डेज तक ये जा सकती है। क्लियर। फिर बात आती है ये रिपीट कब होती है। तो ये एवरी 28 डेज या 21 से लेकर के 35 दिन के बीच में ये रिपीट हो जाती है। ठीक है, फिर अगला आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1 ईयर में यानी एक साल में कितनी मेंस्ट्रुएशन एवरेज किसी फीमेल में देखने को मिलती है। तो लगभग 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी भी फीमेल में उसके एक साल में देखने को मिलती हैं। एक साल में लगभग कितनी देखने को मिलती हैं, 13 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कितनी, 13। ठीक है, उसके बाद में अगला मैंने आपको बताया कि ओवरी और यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस के अंदर चेंजेस होने से ब्लीडिंग होती है। क्या होता है, ब्लीडिंग। तो उस ब्लीडिंग में कितना ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग मीन्स होता है ब्लड बहना, तो ब्लड लॉस होता होगा। तो कितना होता है, तो ब्लीडिंग जो लॉस है वो होता है एवरेज, अगर हम देखें तो एवरेज होता है 30 ml। कितना, 30 ml पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर ब्लीडिंग लॉस देखें तो 30 ml होता है, 30 ml होता है, लेकिन ये भी वेरिएबल हो सकता है कहाँ से कहाँ तक, 20 ml से 80 ml तक ये वेरिएबल हो सकता है ब्लीडिंग लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके फेजेस के बारे में। भाई हमने डेफिनेशन समझी, ब्लीडिंग लॉस समझा कितना होता है, एक ईयर में कितनी मेंस्ट्रुएशन होती है, टाइम पीरियड कितना होता है और इसमें क्या क्या होता है, हमने ये समझा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ या फेजेस, क्या कहेंगे हम इसे, फेजेस, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो फेजेस अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू चेंज, हम फेजेस कैसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू चेंज पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू चेंजेस। याद रखिएगा फेजेस बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू चेंजेस। तो अकॉर्डिंग टू चेंज दो तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं। पहला चेंज हमें देखने को मिलता है ओवरी में, किसमें देखने को मिलता है, ओवरी में, और दूसरा चेंज हमें देखने को मिलता है यूट्रस में। ठीक है, तो ओवरी और यूट्रस के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो इसके अंदर टोटल 4 फेज हैं। ओवरी के अंदर जो फेज चलते हैं, पहला फेज होता है फॉलिक्यूलर फेज। पहला फेज कौन सा देखने को मिलता है, जो कि ओवरी के अंदर चलता है, फॉलिक्यूलर फेज, याद रखिएगा। जो दूसरा फेज है उसको हम ल्यूटियल, कौन सा, ल्यूटियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। ये जो टॉपिक है ये आपका हर एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे वो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का हो, सबके लिए ये काम का है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे। तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, दो फेज हमें देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर। जो यूट्राइन फेज है उसे हम पढ़ेंगे पार्ट बी में। कहाँ पढ़ेंगे, पार्ट बी, जो हमारी पार्ट बी है वीडियो का, जो अगला लेक्चर होने वाला है इसी के ऊपर, उस पार्ट बी में हम यूट्राइन चेंजेस पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के बारे में, माने ओवेरियन चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फॉलिक्यूलर फेज की। ठीक है, ये फॉलिकुलर फेज क्या होता है, फॉलिकुलर फेज
ऐसा फेज, नाम से क्लियर हो रहा होगा, फॉलिकुलर कहाँ से लिया गया है, फॉलिकल से। तो ये फॉलिकुलर फेज जो होता है इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है इसमें, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट या मैच्योरेशन या मैच्योर होते हैं। इस फेज में फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। क्या होता है, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एट 20 वीक्स के फीटस के अंदर ये कंप्लीट 7 मिलियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, माने बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर द बर्थ के बाद में कुल कितने रह जाते हैं, कुल रह जाते हैं 2 मिलियन रह जाते हैं आफ्टर द बर्थ। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अगर हम प्यूबर्टी के टाइम पर देखें तो प्यूबर्टी के टाइम पर ये रह जाते हैं 4 लाख। कितने रह जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, 4 लाख। और आफ्टर द मीनोपॉज के बाद में 10,000 रह जाते हैं। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉलिकुलर फेज हमने देखा कि जिसमें फॉलिकल मैच्योर होते हैं और ये एट द टाइम ऑफ 20 वीक 7 मिलियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। और इसका अगर हम देखें टाइम तो ये लगभग 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है ये फॉलिकुलर फेज, कंप्लीट 14 दिन का। कितने दिन का होता है ये, 14 दिन का। ठीक है, तो अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरे फॉलिकुलर फेज को समझने की कोशिश करेंगे कि फॉलिकुलर फेज क्या होता है। फॉलिकुलर फेज, ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज किस तरीके से कंप्लीट होता है, क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले FSH एक हार्मोन है जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है ये, फॉलिकल को, हिंदी में लिख देता हूं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल कौन से, जो 20 वीक्स के फीटस में 7 मिलियन फॉलिकल्स बन गए थे, उन्हीं में से एक को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो फॉलिकल कौन से फॉलिकल, जो कि एट द टाइम ऑफ यूट्राइन लाइफ बन चुके हैं। तो FSH ने क्या किया, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। कैसे किया, एक्ट करके। तो एक्ट ऑन फॉलिकल्स हम यहाँ लिख सकते हैं। FSH क्या करेगा, फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा। क्या करेगा, फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा। तो जैसे ये फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा तो फॉलिकल ग्रोथ करेगा। फॉलिकल्स के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। भाई FSH ने एक्ट किया, उसने ग्रोथ किया। तो जैसे ही फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ के बाद में जब ये कंप्लीटली ग्रोथ हो जाएगी तो जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा, डोमिनेंट फॉलिकल माने ऐसा फॉलिकल जो कि ग्रोथ हुई है, जिसके अंदर ग्रोथ हुई है वो बड़ा है, वो डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज कर देगा। डोमिनेंट फॉलिकल क्या करेगा, ईस्ट्रोजन रिलीज कर देगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन रिलीज कर देगा। और ईस्ट्रोजन के रिलीज होते ही यहाँ पर 2 काम होंगे। ईस्ट्रोजन को रिलीज होते ही यहाँ पर क्या होंगे, 2 काम होंगे। पहला काम होगा FSH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, माने सप्रेस हो जाएगा, और LH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, FSH क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। ये जैसे ही फॉलिकल पर एक्ट करेगा तो फॉलिकल में ग्रोथ होगी। फॉलिकल कौन से फॉलिकल में ग्रोथ होगी, डोमिनेंट फॉलिकल में, जो बढ़ने वाला है। तो जैसे ही डोमिनेंट फॉलिकल में ग्रोथ हो जाएगी तो ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। क्या होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा। और ईस्ट्रोजन के रिलीज होते ही 2 काम होंगे, एक FSH डिक्रीज होगा और LH बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो FSH है उसका लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल इसका जो लेवल है FSH का वो लगभग
3 से 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है सीरम के अंदर। कितना होता है? ये नॉर्मल लेवल बताया मैंने, क्या नॉर्मल लेवल बताया है। 3 से लेकर के 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। तो FSH डिक्रीज होगा, LH बढ़ेगा। तो FSH के डिक्रीज होते ही इसकी ग्रोथ तो रुक जाएगी, लेकिन LH क्या करेगा? उस फॉलिकल को रप्चर कर देगा। क्या कर देगा? LH क्या कर देगा? रप्चर कर देगा फॉलिकल को। क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। रप्चर मीन्स क्या कर देगा? फाड़ देगा उसे, रप्चर कर देगा। तो जैसे ही फॉलिकल रप्चर होगा, क्या हुआ? जैसे ही फॉलिकल रप्चर होगा तो उस रप्चर फॉलिकल में से ओवा बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ओवा बाहर निकल जाएगा। अब ये रप्चर फॉलिकल कौन सा था? इस फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे? ग्राफियन फॉलिकल। जो फॉलिकल रप्चर हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। यही डेवलप हुआ था और इसी ने एस्ट्रोजन को रिलीज किया, FSH घटाया, LH का लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि इस समय अब FSH की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो दो काम हुए यहाँ पर, एक ओवा निकला और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। भाई जैसे ही रप्चर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल जैसे रप्चर हुआ तो ओवा निकला और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। जैसे ओवा निकलता है तो ओवा निकलने के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है उसी का रेमिनेंट पार्ट कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का ही रिमेनिंग पार्ट होता है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये ओवा रिलीज हो गया। अब ये ओवा क्या करेगा? ओव्यूलेशन की प्रोसेस इस जगह ये कंप्लीट हो गई। भाई ओवा निकला, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब बात आती है कि ये ओवा क्या करेगा, या ओव्यूलेशन के बाद में क्या होगा कि यहीं से एक फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ल्यूटियल फेज। भाई फॉलिकुलर फेज तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओवा के निकलने तक कंप्लीट हो गया। अब जो ल्यूटियल फेज है वो स्टार्ट हुआ आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे ही हुआ तो ओव्यूलेशन के बाद में ये फेज स्टार्ट हो गई ल्यूटियल फेज। अब हम बात करेंगे ल्यूटियल फेज के बारे में। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पूरी तरह से समझ में आया हो, और अगर कोई नहीं भी समझ में आया है या कोई पॉइंट आपके मन में डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं। आपकी एक एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक। अब बात आती है दूसरा फेज, ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज क्या है? आफ्टर द ओव्यूलेशन ये फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। आफ्टर द ओव्यूलेशन ये फेज स्टार्ट होता है और याद रखिएगा ये एक कांस्टेंट फेज है। क्या है ये? कांस्टेंट फेज है जो कि 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का। भाई टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की, जिसमें से 14 दिन फॉलिकुलर फेज, 14 दिन कांस्टेंट फेज, जिसको हम ल्यूटियल फेज कह रहे हैं, वो चलता है। उसी समय एट द टाइम, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको 4 फेज बताए हैं, हालांकि दूसरे फेज हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, तो वो 4 फेज के अगर हम मिलाएं तो ये तो ज़्यादा दिन हो रहे हैं 28 दिन से। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ओवा के अंदर या ओवरी के अंदर, सॉरी ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, और वही यूट्राइन चेंज साथ के साथ चलते हैं। किसमें? यूट्रस के अंदर। भाई यूट्राइन चेंज ओवरी चेंज के साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो ल्यूटियल फेज कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? याद रखिएगा कांस्टेंट फेज है जो कि 14 दिन का होता है। इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ था, क्या हुआ था? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होते ही यहाँ पर क्या हुआ? एक तो ओवा बना या ओवा निकल गया, और एक कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक रिमेनिंग पार्ट है किसका? ग्राफियन फॉलिकल का। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा, ठीक है।
तो ल्यूटियल फेज के दौरान क्या होगा, इस ओवा और कॉर्पस ल्यूटियम में ही बदलाव होते हैं, इसी फेज को हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। तो ओवा क्या करेगा, ल्यूटियल फेज स्टार्ट कर देगा और कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही फॉर्म हुआ तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करेगा, यहाँ पर दो हार्मोन, एक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर देगा। भाई जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ ल्यूटियल फेज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर देगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को निकाल देगा। लेकिन इसमें मेन याद रखिएगा, जो मेन हार्मोन है, जो मेन है वो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। कौन सा निकलेगा, मेन प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या है या हार्मोन किसकी तरह वर्क करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टोक्योलाइटिक एजेंट की किसकी तरह काम करता है, ये टोक्योलाइटिक एजेंट की तरह, ठीक है। ये टोक्योलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज या स्टॉप करके रखते हैं। भाई अगर ये स्टॉप नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और यूट्रस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इम्प्लांटेशन अच्छी तरह से हो जाए उसके लिए क्या होता है कि ल्यूटियल फेज के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक्ट करता है टोक्योलाइटिक एजेंट की तरह, और टोक्योलाइटिक एजेंट का मतलब होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो डिक्रीज कर दे या स्टॉप कर दे या रोक दे, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन ने अपना काम किया कि टोक्योलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है। अब सवाल उठता है कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होता है, यानी इसका फ्यूचर क्या है, यानी इस कॉर्पस ल्यूटियम का आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि कॉर्पस ल्यूटियम और ओवा, यहाँ पे एक ओवा भी तो रह गया, कि इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखना, हम दो स्थिति देखेंगे। पहली स्थिति होती है इफ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट या प्रेजेंट। हम दो स्थिति देखेंगे, अगर किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है स्पर्म और ओवा का मिलना या मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, और प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर किसी भी फीमेल में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, नहीं हुआ, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होगा कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में। किसमें चेंज होगा, ये कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस, MENSURALIS, मेंस्ट्रुअलिस किसमें चेंज होगा, ये कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज होगा, और कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस चेंज होगा कॉर्पस एल्विकन्स में। किसमें चेंज होगा, कॉर्पस एल्विकन्स में, और कॉर्पस एल्विकन्स के बाद में ये डिसएपियर हो जाएगा, माने गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में बदलेगा, और कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस से कॉर्पस एल्विकन्स में बदलेगा, और उसके बाद में डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहाँ, कॉम्पिटिटिव प्लस नीट प्लस अदर एग्जाम्स में ये बनते हैं, याद रखना। तो पहला हमने देख लिया कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या हुआ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अब ओवा का क्या होगा, जो ओवा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 24 घंटे बाद ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है ओवा की वो मानी जाती है 24 घंटे। तो 24 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है दूसरी स्थिति की, अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो गया, माने स्पर्म और ओवा मिल गए, तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, याद ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम
एब्सेंट की स्थिति में अलग होता है और फर्टिलाइजेशन होने की स्थिति में अलग उसमें बदलाव आते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होगा कॉर्पस वेरम में। किसमें चेंज होगा? कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। किसमें चेंज होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम वेरम में। और कॉर्पस ल्यूटियम वेरम 3 महीने तक, कितने महीने तक? 3 मंथ्स तक ये रिमेन रहेगा, या हिंदी में लिख देता हूं मैं, 3 मंथ तक रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा? ये 3 मंथ तक रहेगा। 3 मंथ तक क्यों रहेगा? इसका होने का कारण ये है कि 3 मंथ तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होगा, या प्लेसेंटा फॉर्म हो तो जाता है लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो 3 मंथ तक प्लेसेंटा जब तक पूरा कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक ये कॉर्पस वेरम बना रहेगा और लगातार क्या निकालता रहेगा? ये प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्यों निकालेगा? क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो टोक्योलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है। मींस ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को, किसको? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है। क्या कर देता है? रोकता है। तो जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रुकेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, माने प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसीलिए इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये भी एक सवाल है, इसको आप याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवेरियन चेंजेस इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूटेराइन चेंजेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? यूटेराइन चेंजेस के बारे में, जिसकी जो अलग अलग 2 फेज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।